अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान डॉक्टर साइमा ज़िया। आज हम डिस्कस करेंगे ग़िज़ाई किल्लत के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी इंसान के ऊपर बहुत बुरे असरात डालता है। और यही चीज़ हम आज डिस्कस करने के लिए हमने मेहमान को जो है वो दावत दी है। मिस अज़रा रूही न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये और डाइटिशियन भी हैं। डॉक्टर सैयदा दानिश अहमद ये साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। मिस अज़रा, मुझे ये बताइएगा कि ग़िज़ाई किल्लत क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है जिस्मानी तौर पे। देखिए, ग़िज़ाई किल्लत जो बात करते रहते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान को तंदुरुस्त रहना चाहिए और हेल्दी डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ हेल्दी डाइट्स की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हेल्दी डाइट्स होती क्या है। हेल्दी डाइट्स एक्चुअली होती कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कर ना सके, बल्कि हेल्दी डाइट्स वो होती है कि जो हम नॉर्मली जो खाना ले रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो वो चीज़ें अपनाते हैं क्योंकि हम कहीं कुछ मामलात में ऐसे हो जाते हैं कि बस पिकी ईटर्स है, यानी हम थोड़ा बहुत लेते हैं जो हमें पसंद होता है वो चीज़ें लेते हैं। लेकिन हेल्दी ईटिंग में ये चीज़ नहीं कि जो पसंद है वो लेना है, बल्कि वो चीज़ें लेनी है जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। अब सेहत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, अब आप जो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जिसमें आपके मिनरल्स आ गए, वाइटामिन्स आ गए। अब ये मिनरल्स वाइटामिन्स, अब जो हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए, यानी आप मुतवाज़िन ग़िज़ा लें। मुतवाज़िन ग़िज़ा में आप सब्ज़ी का भी इस्तेमाल करें, गोश्त का भी इस्तेमाल करें, दालों का भी इस्तेमाल करें। लेकिन उम्मन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि हम गोश्त इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि सब्ज़ियों को बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अज़रा मैं आपसे पूछूंगी कि यूनिसेफ की जो स्टडी है वो ये कहते हैं कि शदीद ग़िज़ाई किल्लत का बच्चे शिकार हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, बच्चे ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आजकल क्योंकि एक ट्रेंड है हेल्दी डाइट का तो यंगस्टर्स तो खैर उसमें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बच्चे भी कभी आपके पास आए हैं, क्या कोई पेरेंट्स लेके आए हैं कि ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, इसको आप एक हेल्दी डाइट दें? बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या आती है, अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे ये शिकायतें कर रही होती है हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। और जब उनसे हिस्ट्री जब ली जाती है तो पता चलता है कि जो वीनिंग डाइट, जब बच्चा खाना पीना शुरू करता है, यानी 6 महीने की उम्र से, जब 5 से 6 महीने की उम्र में जब बच्चा खाना शुरू करता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उस वक्त जब खाना जो शुरू करवाया जाता है तो नई नई जो चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। यानी पहले आपको राइस से शुरू करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब सारे फ्रूट्स एक के बाद एक इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि हम बिल्कुल, ताकि क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे किसी भी चीज़ का पता नहीं है, उसका मुंह में वो जायका नहीं है, टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो हम जब हर एक चीज़ का, सब्जियों का, वक्त के साथ साथ गोश्त का, दालों का, जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं तो उसके बाद जाके जब 1 या 2 साल का जब बच्चा होगा तो उसको सारी ग़िज़ा खाने की आदत होगी। लेकिन उम्मन क्या होता है, हमारे सबसे पहले जब बच्चे का रोल मॉडल क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, माँ बाप बच्चे को तो बोल रहे हैं और वो खुद नहीं खाते। बाद में बच्चा क्या कहते हैं, आपने तो हमें बोला लेकिन आप तो खुद नहीं खाते हो। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा वो चीज़ें खाना छोड़ देता है। लेकिन एक वक्त में ये होता है कि बच्चा जो है वो बाहर के खानों का ज़्यादा शौकीन हो जाता है कि उसको जंक फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर की ग़िज़ाएँ। और आप देखें बाहर की ग़िज़ा में ज़्यादातर बच्चे क्या पसंद करते हैं, आलू के चिप्स हो गए, हाँ, फिर इसके अलावा आप चिप्स बिस्किट्स हो गए। ये चीज़ों का इस्तेमाल जब करेंगे तो बच्चे में ग़िज़ाइयत की कमी तो होगी। और आजकल जो भी बच्चे पैदा होते हैं विटामिन डी की कमी, एनीमिक हो जाते हैं, क्यों खून की कमी हो गई उनमें। तो इस तरह की जब चीज़ें होगी तो वह जाहिर सी बात है माँ से आता है। जब माँ सेहतमंद होगी तो सेहतमंद बच्चा भी पैदा होगा। लेकिन अगर माँ सेहतमंद नहीं तो बच्चे में भी जाहिर सी बात है ग़िज़ाइयत की कमी तो होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर सैयदा दानिश, आप ये बताइए कि अगर बच्चा जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है तो क्या वो अपनी तालीम पर प्रॉपर परफॉर्म कर सकता है, तवज्जो दे सकता है उस तरीके से जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा देता है जो फिट होता है या बैलेंस डाइट ले रहा होता है? बैलेंस डाइट तो चले नहीं, लेकिन कम से कम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हो। बिल्कुल, वो ग़िज़ाई किल्लत का अगर शिकार है बच्चा, मेल न्यूट्रिशियस है
इसके अलावा एक तो ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है कि बच्चा अगर सही से वाइटामिन्स का इंटेक उसका नहीं है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ फूड भी बहुत मैटर करता है। उसकी स्टडीज़ के ऊपर लैक ऑफ ईटिंग अ प्रॉपर डाइट का, यानी कि कम खाना, प्रॉपर नहीं खाना, बेवक्त खाना, इसके उसके जहनी सेहत के ऊपर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। वो एकेडमिक्स में पीछे रह जाएगा, वो इतनी ज़्यादा एबिलिटी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो बच्चा होता है जो मैट्रिक, जो फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक तक जाता है और फिर उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसमें फुल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशियस अगर बच्चा है, उसमें ग़िज़ाइयत की कमी है, तो वो जहनी तौर पर भी नहीं काम कर पाएगा, जिस्मानी तौर पर भी काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मली हम जो आजकल देख रहे हैं वो बहुत किस्म के नफ्सियाती मसाइल जो है वो बच्चों में बहुत आ रहे हैं और बड़ों में भी आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलिंग है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। ये दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम हर तीसरे चौथे इंसान में देख रहे होते हैं। ऑल्दो कि वो बच्चा बच्चों में भी डिप्रेशन और ये एंग्जाइटी तो खैर बच्चों को होती है, लेकिन क्या डिप्रेशन भी होता है? Okay. लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये डिप्रेशन ये नहीं है कि 5 मिनट लो मूड रहा, आधा घंटा लो मूड रहा, या चले आधा दिन लो मूड रहा किसी बच्चे का, एडल्ट का या एडोलेसेंट का या चाइल्ड का, तो उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। ये डिप्रेशन नहीं है, हमारा अपना क्राइटेरिया होता है जो कि हम अपने एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मैनुअल से उसको देखते हैं। अगर एक स्पेसिफिक टाइम तक और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स इंसान के अंदर रहें तो उसको हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। और फिर एंग्जाइटी का भी ऐसा ही है। बच्चों में आप सारे जो भी एकेडमिक ईयर्स के बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हमारे दिमाग में जो सेल होते हैं, आसान ज़बान में मैं बता दूं क्योंकि बहुत ले लैंग्वेज में बताऊं आसानी से, ताकि आपको समझ में ताकि लोगों को समझ में आ जाइए कि दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी कॉज करते हैं। एक तो होता है डोपामाइन और एक होता है सेरोटोनिन, राइट। अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि यहाँ पर इन दोनों की डेफिशिएंसी, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की, लोगों के अंदर लो मूड, डिप्रेशन या एंग्जाइटी लेकर आती है। इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? फूड के थ्रू। स्पेसिफिक कुछ टाइप्स हैं फ्रूट्स की और फूड की कि जो इनटेक की जाए तो इसका लेवल बरकरार रहेगा। SSRIs जो कि मेडिसिन, साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, SSRIs दी जाती हैं जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, रिएप्टिक सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के काम में आती है SSRIs, ठीक है। ये वो मेडिसिन की कैटेगरी जो मैं बता रही हूँ। लेकिन अच्छा, सेरोटोनिन, इसका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर, कि अगर ये सेरोटोनिन के जो है वो हार्मोन्स, एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं जब हम आइसक्रीम लेते हैं, क्या ये सही बात है? ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसके अंदर जो है वो विटामिन्स हैं। ओके, अब मैं उन विटामिन्स का जिक्र करने वाली हूँ कि जिससे ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल पे रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। अब जैसे कि कीवी हो गया, कीवी में विटामिन ई होता है जो कि इनके लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। चीकू है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है। विटामिन सी के लिए हम ऑरेंज ले सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइट। तो इसके अलावा ब्लैक चॉकलेट का थोड़ा इस्तेमाल, वो भी एक, क्योंकि हर चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़्यादती में होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर कंट्रोल करने हैं या इनको बैलेंस रखना है तो ये डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। वरना फिर एक आम जो एक हवा हमारी सोसाइटी में मौजूद है कि लो मूड रहना, इरिटेट रहना, एंशियस रहना, इम्पल्सिविटी रहना, इंतज़ार नहीं कर पाना, ये तमाम चीज़ें हमारे डाइट के थ्रू भी हमारे अंदर पहुंचती हैं। हमारे स्टमक में कितना सेरोटोनिन और डोपामाइन मौजूद है, इसके ऑब्जर्वेशन मौजूद है, कितना हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है हमारी डाइट, व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर्स के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या इसका भी कोई जो है वो रिलेशनशिप है डाइट के साथ या क्या? बिल्कुल है। माएँ ये समझती हैं कि बच्चों ने अगर, एक बच्चे ने अगर ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया है, एक ग्लास दूध का पी लिया, तो उसके 2 या 5 मिनट के बाद वो उसको लंच या डिनर ऑफर कर देंगी और फिर बच्चे की पिटाई भी होती है, बच्चे को अब्यूज भी किया जाता है कि वो खा क्यों नहीं रहा, और कंप्लेन करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा खा पी नहीं रहा। क्योंकि रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अगर बच्चे ने 6 ऑन्स दूध पिया है या जूस पिया है तो उसके 2 घंटे तक उसको फीलिंग ऑफ सेटिएशन रहेगी, उसको भूख की फीलिंग्स नहीं होगी। आपको खुद ये ख्याल होना चाहिए, मदर्स को ख्याल होना चाहिए कि वो खाना खाने से कोई 2 घंटा या 1.5 घंटा तकरीबन पहले बच्चे को चिप्स ना दें,
चॉकलेट ना दें, बिस्किट ना दें, जूस ना दें, मिल्क ना दें। वो काउंट ही नहीं कर रहे होते ना कि चॉकलेट्स को काउंट नहीं करा, फिर भी बच्चे को खिला रहे, उसकी कैलोरीज डेफिसिट खत्म हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि इस पे मैंने बहुत काम किया है बच्चों के न्यूट्रिशन पे, कि बच्चे अगर कोई चीज़ नहीं खा रहे, जैसे कि 5-6 वेजीज हैं जो कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा बन रही हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं खा रहे हैं, उनका क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ यहाँ पर। टेस्ट डेवलप करना, अब टेस्ट डेवलप कैसे करें, ये मैंने खुद भी रिसर्च खुद भी की है और ये मैंने काफ़ी रिसर्चेस पढ़ी भी हैं कि एक बच्चे को जो फूड वो नहीं खा पाता उसको आप कम से कम 18 दफ़ा ट्राई करवाएं डिफरेंट पीरियड्स में। जैसे कि आपने आज इस 1 हफ्ते में ट्राई करवाया, फिर 2 हफ्ते के बाद ट्राई करवाएं, या हर हफ्ते 1 दफ़ा ट्राई कराएं वो स्पेसिफिक फूड, किस तरह से कि आप दस्तरखान पे बैठे हैं या टेबल पे बैठे हैं और सब खा रहे हैं, तो पेरेंट्स रोल मॉडल बन जाएं, उसका निवाला लें और उनके सामने रोल प्लेइंग करें कि यमी। और अगर बच्चा फिर भी ना खाए तो उसको ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि उसके कम से कम उसकी टंग पे ज़रूर रख दें, वो थोड़ा सा टेस्ट करवा दें उसको। तो उसका जब टेस्ट हर हफ्ते, अब आप खुद देखें ना हफ्ते में कितनी दफ़ा, साल में 6 महीने में, साल तो बहुत बड़ी बात है, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में उसका टेस्ट उस स्पेसिफिक डिश से डेवलप हो जाएगा। असरा, मुझे ये बताइएगा कि जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनकी न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कितना ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होती हैं? क्या वो कभी आती हैं कि हमें प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, हमें बैलेंस डाइट की? अच्छा, नॉर्मली ख़वातीन बहुत कॉन्शियस रहती हैं, लेकिन वो कब, जब वो नॉर्मल कंडीशन में होती हैं, जब वो एक्सपेक्ट करने लगती हैं, वो सोचती हैं यार अब जो भी करना है अब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वो बैलेंस डाइट ले रही होती हैं? खाना खाने का मतलब बैलेंस डाइट है क्या? बिल्कुल होता ये वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे पहले जो है वो जिस तरह की डाइट ले रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं कि हमें किस तरीके से खाना चाहिए। और सॉरी टू से हमारा जिस तरह का माशरा है तो उसमें बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल टीन एज प्रेगनेंसी होती है। अब टीन एज प्रेगनेंसी में आप देखिए कि बच्चा वो खुद अपनी जो है ऑलरेडी वो हेल्दी डाइट ले नहीं रही होती है, और ऊपर से फिर प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो प्रेगनेंसी में जो रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा जो एडिशनल आपकी ऑलरेडी वो एनेमिक है वो एनेमिक है, यानी जो आप नॉर्मल ग़िज़ा ले रहे हो उसमें एडिशनल 300 कैलोरीज प्लस हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो उसमें यह है कि आपको नॉर्मल डाइट, और यूजुअली हमारे यहाँ क्या वो हो गया है ट्रेंड के, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि इस चीज़ का बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है घी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देते, जूसेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ा देते, और उसका नतीजा क्या होता है इन दी एंड जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं 7वें 8वें महीने पे क्या होता है कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, यानी शुगर हाई हो जाती है। शुगर क्यों हाई हो जाती है कि शुरू की प्रेगनेंसी में या तो वो बहुत ज़्यादा उनका खाना पीना चल नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा उनको उल्टियाँ और इस तरह की कंडीशन थी कि वो नहीं खा पा रही थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इन दी एंड जो खा रही थी, जो चल रहा था वो ज़्यादा मीठा चल रहा था, तो मीठे की वजह से जूसेस का इस्तेमाल। हमारे यहाँ जब मीठे का कॉन्सेप्ट आता है ना कि फ्रूट्स वगैरह पे फोकस नहीं किया जाता, वो डायरेक्टली ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती है जो कि बिल्कुल फुल ऑफ क्रीम हो, फुल ऑफ जो शुगर हो, और फुल ऑफ शुगर में ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो गया या फिर जूसेस का इस्तेमाल हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जूसेस इतना, और जूसेस को इस तरह से समझ रहे होते हैं कि हमें उससे हर चीज़ मिल जाए, लेकिन जूसेस जो है रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि फ्रूट जो आप लेंगे, देखिए अगर आप एक फ्रूट लेते हैं तो उसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, उसके विटामिन भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप जूस लेते हैं तो उसका वो पल्प सारा निकल गया, सारा फाइबर चला गया। बिल्कुल, आपको उसमें सिर्फ कैलोरी ज़्यादा हो गए और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गए, और कार्बोहाइड्रेट जाहिर सी बात है इंस्टेंट आपको एनर्जी दे रहा है, तो आपको फ़ौरन से आपकी शुगर लेवल भी हाई होती है। तो जब इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होगा तो आप बताइए कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में उनकी हालत क्या होगी। तो कहा जाता है कि आप शुरू के महीने में विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत बढ़ाइए, अपना कैल्शियम का इंटेक अच्छा होना चाहिए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट स्टार्टिंग के दिन होते हैं, तो विटामिन सी का इस्तेमाल करें। और विटामिन सी आपको किस तरह की चीज़ों में मिलता है, जो भी खट्टी ज़ात है, जैसे आप फ्रूट्स देखिए ऑरेंजेस हो गए, आपका गुआवा हो गया, लेमन वाटर है, सिंपल अगर देखें, हाँ। तो इतनी सारी चीज़ें, विटामिन सी आपको उससे मिल गया, फिर आपका कैल्शियम का इंटेक है, कैल्शियम का इंटेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आजकल के जो खवातीन हैं वो दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, जबकि रिकमेंडेड डोज जो है वो आपके ज़्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट है 1 से 2 कप तो आप लीजिए पूरे दिन में। अच्छा डॉक्टर सैयदा, आप मुझे बताइए कि जो प्रेग्नेंट खवातीन इस तरह से जो है माल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, तो उनकी नफ्सियात का इम्पैक्ट उनकी फैमिली रिलेशनशिप पे
और जो बेबी आने वाला है उसकी नफ्सियात पे क्या कोई इम्पैक्ट आता है या क्या उसका वो रहता है? बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। यहाँ तक के बच्चे अब नॉर्मल भी होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। ये वो बात नहीं है कि सिर्फ सीजर के वक्त बच्चा एबनॉर्मल होता है। एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ बच्चा अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उस वजह से भी होता है बच्चा। क्रोमोसोम का सबसे पहले ब्रेन बनता है और फिर हार्ट बनता है, उसके बाद सारे ऑर्गन्स बनते हैं। ये ट्राइमेस्टर थ्रू ट्राइमेस्टर चलता है। लेकिन ग़िज़ा की कमी की वजह से अगर माँ डिस्टर्ब है तो वो उसका इंटेक अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, ओवर ईटिंग या उल्टी चीज़ें, जैसे कि ऑयल बहुत ज़्यादा इंटेक करना, शुगर का इंटेक करना, डिस्पाइट इस चीज़ को सोचे बिना कि आप जो है वो बाद में भी तो आप ही का ये वेट होगा कि जो आपको कम करना है, लेकिन उस वक्त जो है वो सारी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत नेगेटिव उस वक्त भी होता है बच्ची बेबी के ऊपर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि pहले एक डाइट चार्ट बना लें, उसमें हर चीज़ को बैलेंस रखें। लेकिन उन केसेस की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी जिसमें एडल्ट वुमेन को यानी ख़वातीन को इस स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक मैटरनल लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में स्ट्रेस ऑफ कोर्स होता है, और उसमें अगर कोई खातून पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हैं या सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट हैं तो उसमें अगर उनके सराउंडिंग में, अतराफ़ में स्ट्रेस है, भले वो उनके खाविंद की वजह से हो या उनके ससुराल के इशू या उनके अपने पेरेंटल इश्यूज़ हों, इन पर्सन या फिर दूसरों के इश्यूज़ हों, अगर वो स्ट्रेस ले रही है तो बेबी पे इसका डायरेक्ट अफेक्ट है। उसकी खुराक डिस्टर्ब होगी, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, उसका स्टमक डिस्टर्ब होगा। ये तमाम चीज़ें ऑल टुगेदर किसको नुकसान पहुंचा रही हैं? बेबी को। उसका बेबी बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। लेकिन ख़वातीन उसके बाद जो क्राइसिस फेस करती हैं कि उन्हीं बच्चों को फिर वो मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर जा रही होती हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट तो है ही है इम्पॉर्टेंट। वो ख़वातीन जो सिर्फ 8th क्लास भी पास हैं, मिडिल पास जिसे हम कहते हैं, या थोड़ा सा भी उनको नॉलेज पड़ेगी या मिलेगी हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू जो हम कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ समझ लें कि वो अपनी डाइट को बैलेंस पहले करें। अगर उनके पास कमी है खुराक की तो उस सिचुएशन में भी वो कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करें, क्योंकि कमी और ज्यादती दोनों नहीं होनी चाहिए और सही चीज़ लेनी है। हाँ, कोशिश करें कि मैनेज करें कि ये बेबी का भी तो मामला है ना, सिर्फ ये चीज़ बेबी का। मैंने ये भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप भी बहुत चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स और वो सारी चीज़ें भी आई थिंक सो के जो है वो डाइट का ही एक इम्पैक्ट। जैसे कि अभी रमज़ान आने वाले हैं, अभी आप देखेंगे कि रमज़ान में लोगों का एंगर बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा होना वैसे नहीं चाहिए और लोग चाहते भी नहीं है घर से निकलते हुए कि हम बाहर जाके ऐसा करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपने सहरी में क्या इंटेक लिया, क्या खाया, पूरे दिन आप ऐसा कुछ डेयरी प्रोडक्ट लें मॉर्निंग में सुबह के वक्त कि आपने सुबह लिया तो शाम तक आपको कुछ फ्रेशनेस रहे। कुछ ऐसे काम हम रमज़ान में अवॉइड करते हैं जो ज़्यादा लिबेरियस हों, यानी बहुत मेहनत तलब होते हैं, थकन वाले होते हैं। इस पूरे महीने में इबादतें की जाती हैं और जाहिर सी बात है हम अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखते हैं ये तमाम। लेकिन हमें अपनी डाइट का इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इस पूरे महीने में, क्योंकि फास्टिंग है 8 घंटे की या 12 घंटे की। अब इस फास्टिंग का पीरियड हमें बहुत अच्छे से गुजारना है अगर हमने सहरी में अच्छा खाया और लाइट खाया। जी, बहुत खूब। अच्छा मिस अज़रा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आई वक्त निकाल के आपने हमारे नाज़रीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। एंड डॉक्टर सैयदा दानिश, आपकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आईं। आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो गाइड किया कि किस तरीके से वो अपनी नफ्सियाती सेहत का ख्याल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज हमारी डिस्कशन से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि ग़िज़ाई किल्लत से ना सिर्फ ये कि जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पे भी इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। नफ्सियाती कमज़ोरी हमें ना सिर्फ ये कि जिस्मानी तौर पर पीछे रखती है बल्कि हमें दुनिया में कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, किसी तरक्की में हम बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते। तो हमें अपनी फ़िज़िकल सेहत के साथ साथ अपनी मेंटल सेहत के लिए अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और ज़्यादा खाना जो है वो न्यूट्रिशन ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि सही खाना हमारी ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म करता है। चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे वो ख़वातीन हो गई, चाहे वो मर्द हज़रात हो गए, सबको अपनी ग़िज़ा का बिल्कुल अच्छा ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आगे से हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसी तरह से हेल्दी होगी।
इसी के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर साइमा ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।